नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 8 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा तृतीय भाग है जो आपकी संस्कृत विषय की जो पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसमें परिशिष्टम हेडिंग से जो व्याकरण के कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं बच्चों, तो उसमें हमने संधि जो सबसे पहला टॉपिक दिया गया है उसके बारे में चर्चा की थी बच्चों और साथ ही में जो संधि किसे कहते हैं वो मैंने आपको समझाया था। पुनस्मरण करा दूँ, संधि का संक्षिप्त में अर्थ हुआ मेल, या संस्कृत में यदि बोले हम तो वर्ण मेलनम, यानी कि स्वर या वर्ण किसको कहते हैं, स्वर या व्यंजन को, ठीक है ना। तो वर्णों का जो मेल होता है उसे क्या कह सकते हैं हम, संधि कह सकते हैं, या ध्वनियों का जो मेल है, ठीक है। शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बता दिया कि मेल, ठीक है। साथ ही संधि में सम प्लस धा प्लस की, इसकी जो संधि विच्छेद करेंगे तो होगा सम, इसमें क्या है उपसर्ग, धा क्या है धातु, और की इसमें क्या है प्रत्यय, ठीक है। और व्याकरण के संदर्भ में भी संधि का शब्द का अर्थ क्या है, वर्ण विकार, अर्थात बच्चों ये वर्ण विधि है। दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य है, अर्थात संहिता में जो वर्ण विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है ना। या सिंपल भाषा में यदि मैं बताऊं तो वर्णों की अत्यंत या अतिशय समीपता को ही क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो अब तक हमने बच्चों संधि की परिभाषा पढ़ी, कुछ उदाहरण समझे, विद्या प्लस आलय यानी विद्यालय, यदि प्लस अपि यद्यपि, ठीक है। इसी प्रकार संधि के सामान्यतः तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यह पढ़ा। स्वर संधि में स्वर वर्णों का स्वर से मेल होता है, उसको स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के अंतर्गत जो मुख्यतः जो संधियाँ आती है उनमें हमने दीर्घ संधि को पढ़ा, ठीक है ना। दीर्घ संधि में जो मुख्यतः सूत्र था अक सवर्ण है दीर्घ है, यानी कि अक के सवर्ण होने पर दीर्घ एकादेश होता है, ये हमने पढ़ा। इसके कुछ उदाहरण समझे, मुर प्लस अरि मुरारी, पाठ प्लस आरंभ है पाठारंभ है, इसी प्रकार, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पेज पर यण संधि हमने पढ़ी। यण संधि में क्या था, इसके में मुख्यतः सूत्र था बच्चों इको यणची, यानी इक के स्थान पर यण आदेश, यानी कि ई उ री के पश्चात यदि भिन्न स्वर वर्ण आते हैं तो उसको क्रमशः य व र ल आदेश होता है। इसके उदाहरण हमने समझे बच्चों कि यदि प्लस अपि यद्यपि, मधु प्लस अरि मध्वरी, वधु प्लस आगमन वध्वागमन, इस प्रकार से हमने उदाहरणों को समझा, ठीक है। इसके पश्चात बच्चों जो है गुण संधि। गुण संधि में बच्चों मुख्यतः सूत्र काम में आता है आद गुण है, ठीक है ना। तो गुण संधि में हमने बच्चों समझा कि अ या आ पूर्व पद में क्या आ रहा हो, अ या आ, और पर पद में क्या आ रहा हो, ई या ई आ रहा हो तो उसको ए आदेश हो जाता है। और इसी प्रकार से पूर्व में ए या आ और इसके पश्चात ऊ या ऊ आ रहा है तो उसको ओ आदेश। इसी प्रकार पूर्व पद में अ या आ और पर पद में री आ रहा हो तो उसको अर आदेश हो जाता है। और इसी प्रकार अंत में अ या आ पूर्व पद में आ रहा हो और साथ ही में पर पद में री आ रहा हो तो उसको क्या आदेश हो जाता है, अल आदेश हो जाता है, ठीक है ना। उदाहरण भी समझे थे हमने कि देव प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, गुण होकर के देवेंद्र है। देव प्लस ईश है देवेश है, ठीक है। पर प्लस उपकार है परोपकार है। इस प्रकार से हमने इन उदाहरणों को समझा बच्चों। और आज की कक्षा में हम जो पेज नंबर 118 पर इसी पर गुण संधि के पश्चात जो वृद्धि संधि दी गई बच्चों उस पर चर्चा करेंगे हम, ठीक है। तो वृद्धि संधि, वृद्धि संधि किसे कहते हैं बच्चों, वृद्धि संधि में मुख्यतः जो सूत्र प्रयुक्त होता है वो है वृद्धि रेची, ठीक है। तो वृद्धि रेची इसमें सूत्र प्रयुक्त होता है बच्चों। और यदि मैं हिंदी में इसको आपको समझाऊं सरल भाषा में तो पूर्व भाग में अ या आ वर्ण होने पर तथा पर भाग में एच प्रत्याहार होने पर दोनों को परस्पर वृद्धि एकादेश होता है, ठीक है। यानी कि पूर्व भाग में, यानी कि जो हम संधि विच्छेद करते हैं तो प्लस के लेफ्ट साइड में पूर्व भाग में क्या आएगा, अ या आ वर्ण होगा, और पर भाग में क्या होगा, एच प्रत्याहार। अब एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं बच्चों, तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है ए ओ आई औ, ये चार वर्ण हैं जो एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो संस्कृत में वृद्धि संधि की जो परिभाषा दी गई है उसको समझ लेते हैं कि अ ऑब्लिक आ लिखा है तो अ या आ इत्यन्यो पश्चात ए आई
ओ औ वेति वर्ण आगच्छति, यानी कि अ या आ ये जो वर्ण है इनके पश्चात ए आई या ओ औ ये वाले अगर वर्ण आते हैं तब क्रमशः ए औ वा भवति, तब क्या हो जाएगा, ए या औ एकादेश हो जाएगा। ठीक है ना। और सूत्र ने क्या लिखा है, वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि का ही जो अर्थ है वो ये यहाँ लिखा है, ए या आ इत्यादि पश्चात ए आई ओ औ वेति वर्ण आगच्छति चेत क्रमशः ए औ वा भवति। ठीक है। हिंदी में भी और समझा दो पुनः कि पूर्व भाग में ए या आ वर्ण होने पर तथा पर भाग में ए आई ओ औ यानी कि जो इसको क्या बोलेंगे, एच प्रत्याहार होने पर दोनों को परस्पर वृद्धि एकादेश होता है। सामान्य प्रक्रिया जो इसकी होगी वो ग्रीन बॉक्स में लिखी है, उसको समझ लो पहले, उस पर समझ लेते हैं पहले बच्चों। इसके पश्चात हम उदाहरण देखते हैं। ठीक है ना। तो सामान्य प्रक्रिया क्या होगी वो देखते हैं, यानी कि पूर्व पद में क्या लिखा है, ए या आ प्लस ए आई अगर आता है पर पद में तो उसको आदेश क्या हो जाएगा, आई। और इसी प्रकार अ या आ प्लस ओ औ आता है तो उसको आदेश हो जाएगा औ। ठीक है ना। तो उदाहरण देखते हैं हम, एक प्लस एकम। ठीक है, एक प्लस एकम, एक में अंतिम साउंड किसकी आ रही है, एक, क में क्या मिला हुआ अ, तो अ की साउंड आ रही है पूर्व पद में, और एकम में क्या आ रहा है, ए, तो अ और ए मिलकर के क्या बन जाएगा, आई। ठीक है। तो एक प्लस एकम मिलकर के क्या संयुक्त रूप से पद बनेगा, एक, एकैकम। नेक्स्ट चलते हैं, देव प्लस ऐश्वर्यम। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देवैश्वर्यम। ठीक है। नेक्स्ट है, गंगा प्लस ओघ है, गंगोघ है, महा प्लस औषधि, महौषधि। टर्न द पेज स्टूडेंट्स। इसके पश्चात महौषधि के पश्चात टर्न द पेज स्टूडेंट्स। इसके पश्चात बच्चों अयादि संधि के बारे में चर्चा की गई है। तो अयादि संधि किसे कहते हैं बच्चों, अयादि संधि के बारे में लिखा है यहाँ पर, ए आई ओ औ वेति वर्णस्य पश्चात को अपि स्वर वर्ण आगच्छति चेत तत्स्थाने क्रमशः अय आय अव आव व आदेश भवति। यानी कि जो ए आई ओ औ, ठीक है ना, इन वर्णों के पश्चात यदि कोई भी स्वर वर्ण आता है तो उनके स्थान पर क्रमशः क्या आ जाएगा, अय, आय, अव और आव आदेश हो जाता है। सूत्र कौन सा लग रहा है, एचो अय वायाव है, अवग्रह चिन्ह लगा है, अ का उच्चारण होगा एचो अय वायाव है, सूत्र इसमें प्रयुक्त होगा। एचो अयवाया आयाव का मतलब हुआ बच्चों कि एच क्रमाद, एच में क्या क्या आएगा, ए आई ओ औ, एच प्रत्याहार में क्या आया, ए आई ओ औ। ठीक है। इसके क्रम में अय, अव, आय, आव ये आदेश हो जाता है यदि अच प्रत्याहार परे हो। ठीक है। तो पहले सामान्य प्रक्रिया को समझ लेते हैं बच्चों, ताकि उससे आपको उदाहरण समझने में आसानी हो। सामान्य प्रक्रिया में दिया गया है बच्चों कि पूर्व में यदि ए आ रहा हो अंत में और उसके पश्चात प्लस के पश्चात यदि कोई भी स्वर वर्ण आ रहा हो, कोई भी स्वर आ रहा हो, ठीक है ना, तो उसको आदेश क्या हो जाएगा, ए को क्या आदेश हो जाएगा, आई, अय, और आई को हो जाएगा आय, और ओ को हो जाएगा अव, और औ को हो जाएगा आव आदेश हो जाएगा। ठीक है। तो उदाहरण में देख लेते हैं बच्चों। उदाहरण में लिखा है ने प्लस अनम। ठीक है ना। अब ने में देखिए बच्चों, ने को यदि मैं और भी उसका विग्रह करती तो इसमें ने में क्या क्या जुड़ा हुआ है, न हलंत वाला और ए, न हलंत वाला और ए जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो ए की मात्रा दिख रही है ना में, तो ए है इसमें पूर्व पद में, और इसके पश्चात अनम, अनम में अ क्या है, स्वर वर्ण है। ठीक है। तो जब ए और स्वर वर्ण जो अ है, ए और अ मिलकर के क्या बन जाएगा, अय, अय आदेश हो जाएगा ए को। ठीक है। तो ने प्लस अनम क्या हो गया, नयनम। इसी प्रकार गई प्लस अक है। ठीक है ना। तो गई, गई में क्या है अंतिम वन, ग प्लस आई मिलकर गई कैसे बना है, ग हलंत वाला और आई। ठीक है ना। तो ग प्लस आई हो गया इसके अंदर, तो आई इसमें पूर्व पद में क्या है, अंतिम वर्ण हो गया। ठीक है। और अका में स्वर वर्ण अ आ रहा है,
तो आई प्लस अ मिल करके जो दूसरी पंक्ति में हमारी सामान्य प्रक्रिया दी गई है उसे देखिए बच्चों, आई प्लस अ मिल करके क्या बनेगा, आय, ठीक है ना। इसीलिए गई प्लस अकय क्या बन जाएगा पूर्ण रूप से, गायकः, ठीक है। नेक्स्ट है पो प्लस अनम, ठीक है ना। पो में अंतिम साउंड किसकी आ रही है, ओ की आ रही है, और अनम में अ पूर्व में आ रहा है, तो ओ प्लस अ मिलकर के क्या बन जाएगा, अव। इसीलिए ओ के स्थान पर अवादेश हो जाएगा, ठीक है। और प हमारे पास पूर्व में, तो प अव और नम मिलकर के क्या बन जाएगा, पवनम। इसी प्रकार पौ प्लस अक है, औ प्लस अ मिलकर के क्या बन जाता है, आव। तो औ के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, आव, ठीक है। तो पौ प्लस अक क्या बनेगा पूर्ण रूप से, पावक है, ठीक है बच्चों। तो आज की कक्षा में हमने संधि जो आपका टॉपिक है उसमें से हमने जो वृद्धि संधि और अयादि संधि को पढ़ा, ठीक है। और अगली कक्षा में बच्चों हम संधि के पश्चात जो आपका उपसर्ग टॉपिक दिया गया है बच्चों वो हम समझेंगे बच्चों। संधि के पश्चात वैसे तो कारक दिया गया है, ठीक है, लेकिन हम कारक नहीं पढ़ के हम इसके पश्चात जो उपसर्ग टॉपिक दिया गया है बच्चों वो पढ़ेंगे। उस उपसर्ग क्या होते हैं उस पर चर्चा करेंगे, इसके पश्चात प्रत्यय पर चर्चा करेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। आशा करती हूँ आपको संधि अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि संधि किससे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि के अंतर्गत कौन कौन से भेद है, ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है बच्चों। अगली कक्षा में हम उपसर्ग वाला टॉपिक समझेंगे बच्चों, उपसर्ग टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभम मंगलम।